प्रक्रिया है ना जिसका काम ये जानकारी इकट्ठा करना है कि बच्चा कहाँ अटक रहा है। हाँ, एकदम सही। इसका प्राथमिक उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि सिर्फ सुधार करना है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। ते ही लोगों के पसीने क्यों छूटने लगते हैं, दिल की धड़कन क्यों तेज हो जाती है। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मुझे तो लगता है कि हमने आकलन को मापने का एक हथियार बना लिया है, जबकि जबकि इसे सुधार का औजार होना चाहिए था। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। जब आकलन को हम सिर्फ सजा, इनाल या समाज में हैसियत से जोड़ देते हैं ना, तो उसका मूल उद्देश्य ही भटक जाता है। असली आकलन तो उस डॉक्टर के चेकअप की तरह है जिसके बारे में आपने शुरुआत में बात की। हाँ, जिसका काम बीमारी पकड़कर इलाज करना है, मरीज को डराना नहीं। ठीक कहा। लेकिन होता क्या है कि जब असेसमेंट को डर से जोड़ दिया जाता है, तो हमारे दिमाग का डर वाला हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो सक्रिय हो जाता है और इंसान सर्वाइवल मूड में आ जाता है। ओ, मतलब दिमाग का तार्किक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। और तब सीखने और सोचने की क्षमता वस्तुतः ब्लॉक हो जाती है। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। मतलब सदियों से हम जिस डल वाले मॉडल पर शिक्षा चला रहे थे, वो तो काम ही नहीं करता। तो फिर इसका समाधान क्या है? स्रोत हमें किस दिशा में ले जाते हैं? यहीं पर लर्निंग विद पवन की नोट्स हमें एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा से परिचित कराते हैं, और वो है रूपात्मक आकलन, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। रूपात्मक आकलन तो ये प्रक्रिया के अंत में नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान होता है, जैसे क्लास में बीच बीच में सवाल पूछना या कोई छोटा सा क्विज लेना। अच्छा, तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ फीडबैक देना और सुधार करना है। हाँ, और स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार रूपक का इस्तेमाल किया गया है, एक रसोइये यानी शेफ का उदाहरण। अरे वाह, शेफ का उदाहरण, ये कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई शेफ किचन में कोई डिश बना रहा होता है, तो वो उसे बार बार चम्मच से चखता है। क्यों? ताकि अगर नमक या मिर्च कम हो तो डिश के मेहमानों तक पहुंचने से पहले ही उसे तुरंत ठीक किया जा सके। अरे हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि मतलब ये एक चेक पॉइंट की तरह है जहाँ हम दिशा बदल सकते हैं, ना कि कोई डेड एंड जहाँ सब खत्म हो जाए। एकदम सही पकड़ा आपने। रूपात्मक आकलन ठीक उसी शेफ की तरह काम करता है। इसमें गलतियां करना पूरी तरह से सुरक्षित होता है, क्योंकि यहाँ सुधार की पूरी गुंजाइश होती है। बिल्कुल। यहाँ गलतियों को अपराध नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें एक डेटा की तरह देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे को क्या समझ नहीं आ रहा है। ये तो बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। मतलब एक तरह से ये हमारे फोन के जीपीएस की तरह है। जीपीएस? वो कैसे? जैसे जब हम गाड़ी चलाते हुए गलत रास्ते पर मुड़ जाते हैं, तो जीपीएस हम पर चिल्लाता नहीं है कि तुम फेल हो गए, अब गाड़ी यहीं रोक दो। वो बस शांति से कहता है रिकैलकुलेटिंग। क्या बात है! ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? वो हमें वापस सही रास्ते पर ले आता है। बिल्कुल। रूपात्मक आकलन भी विद्यार्थी के लिए यही रिकैलकुलेटिंग सिस्टम है, जहां मनोवैज्ञानिक सुरक्षा होती है और विद्यार्थी खुलकर अपनी शंकाएं पूछ सकता है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक चुनौती भी तो आती है। जमीनी हकीकत तो अलग होती है। मान लीजिए भारत के किसी आम स्कूल की क्लास में 60 या 70 बच्चे बैठे हैं, तो एक शिक्षक 60 बच्चों का रूपात्मक आकलन कैसे करेगा? क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। लेकिन देखिए, रूपात्मक आकलन का मतलब ये नहीं है कि शिक्षक को हर बच्चे के साथ अलग से एक घंटे बैठना है। तो फिर इसे कैसे लागू किया जाता है? ये दरअसल एक मानसिकता है। मान लीजिए शिक्षक ने क्लास से एक सवाल पूछा और कहा कि जो जवाब ए मानते हैं वे दायां हाथ उठाएं और जो बी मानते हैं बायां हाथ उठाएं। अच्छा, इस तरह से। हाँ, अगर 60 में से 40 बच्चों ने गलत जवाब के लिए हाथ उठाया, तो शिक्षक को तुरंत समझ आ जाएगा कि उसके पढ़ाने के तरीके में कोई कमी रह गई है। उसे तुरंत अपनी दिशा बदलनी होगी। ओ, ये बात बहुत गहराई लिए हुए है। मतलब रूपात्मक आकलन सिर्फ छात्र का नहीं हो रहा है, ये पूरी शिक्षण प्रक्रिया का आकलन है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर रूपात्मक आकलन खाना पकाने के दौरान चखने जैसा है, तो एक समय तो आएगा ना जब खाना पूरी तरह पककर मेज पर आ जाए। तब क्या होगा? और यहीं से हमारी दूसरी सबसे प्रमुख अवधारणा शुरू होती है, योगात्मक मूल्यांकन, जिसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन मतलब जब सबको जुड़कर एक अंतिम रूप ले चुका है। ये तो पक्का कोर्स के अंत में होता होगा। जी हाँ, ये किसी सत्र या कोर्स के बिल्कुल अंत में होता है, जैसे आपकी वार्षिक परीक्षाएं या बोर्ड एग्जाम्स। इसका काम प्रक्रिया के दौरान सुधार करना नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि योगात्मक मूल्यांकन
उस डिश को सीधे मेहमानों के सामने परोसने जैसा है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। जहां अब अगर मेहमान को नमक कम लगा तो आप वापस किचन में जाके उसे ठीक नहीं कर सकते, बस आलोचना सुन सकते हैं या तारीफ। एकदम से इस चरण में आकर सुधार का दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है। योगात्मक मूल्यांकन सिर्फ एक अंतिम मोहर है, पास या फेल। समझ रही हूं। तो फिर इसका इतना हौवा क्यों है? मतलब अगर ये सिर्फ एक ठप्पा है तो हमारी पूरी व्यवस्था केवल इसी के इर्द गिर्द क्यों घूमती है? देखिए, समाज और संस्थाओं को ये मापने के लिए एक मानक पैमाने की आवश्यकता होती है कि कौन व्यक्ति किस काम के योग्य है। समस्या योगात्मक मूल्यांकन के होने में नहीं है। तो समस्या कहाँ है? समस्या तब पैदा होती है जब हम पूरी शिक्षा व्यवस्था को केवल इसी एक बिंदु पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जब रोजमर्रा के टेस्ट, जिन्हें रूपात्मक होना चाहिए, उनका इस्तेमाल भी बच्चों को डराने और ग्रेड देने के लिए होने लगता है। मतलब जब हम डायग्नोसिस वाली प्रक्रिया को भी जजमेंट वाली प्रक्रिया बना देते हैं। बिल्कुल। और ऐसा करने से सीखने की खुशी और रचनात्मकता पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो अब तस्वीर काफी साफ हो रही है। एक तरफ हमारे पास रूपात्मक आकलन है जो सुधार के लिए है, दूसरी तरफ योगात्मक मूल्यांकन है जो अंतिम परिणाम के लिए है। लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन कौन बनाता है? क्लासरूम में वो धुरी कौन है? यहीं पर स्रोत शिक्षक की भूमिका में एक बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं। शिक्षक को अब केवल एक परीक्षक नहीं, बल्कि एक सुविधादाता या फैसिलिटेटर बनना होगा। सुविधादाता, ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। यानी शिक्षक कोई जज नहीं है जो अदालत में फैसला सुना रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सुविधादाता दरअसल एक वातावरण का निर्माता होता है। उसका मुख्य काम बच्चे के मन से विफलता के डर को खत्म करना और सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। मतलब वो एक गाइड की तरह है जो रास्ते की रुकावटें हटाकर सफर को आसान बनाता है। हाँ, वो एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाता है जहां बच्चा गलती करने से न डरे। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं, जैसे बोलिंग करते समय लेन के दोनों तरफ जो बम्पर लगे होते हैं, क्या सुविधादाता बिल्कुल वैसा ही है? अरे वाह, ये बम्पर वाला उदाहरण बहुत सटीक है ना? बच्चा गेंद फेंकता है और अगर वो गलत दिशा में भी जाए तो बम्पर उसे गटर में गिरने से रोक लेते हैं और वापस लेन में ले आते हैं। यहाँ बम्पर बच्चे की जगह खेल नहीं रहा है। बिल्कुल। गेंद फेंकने की मेहनत बच्चे की ही है। सुविधादाता भी बच्चे की जगह परीक्षा नहीं देता। वो बस मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का वो बम्पर लगा देता है ताकि बच्चा हार कर खेल से बाहर ना हो जाए। लेकिन जो लोग पारंपरिक शिक्षा को मानते हैं वे कहेंगे कि अगर शिक्षक डराना छोड़ देगा तो क्लास में अराजकता फैल जाएगी। क्या फैसिलिटेटर बनने का मतलब अपनी सत्ता या अथॉरिटी को पूरी तरह छोड़ देना है? यहाँ अक्सर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। सत्ता छोड़ना फैसिलिटेशन नहीं है। ये दरअसल अपनी सत्ता का रूप बदलना है। वो कैसे? एक सुविधादाता अपनी सत्ता का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि उस सुरक्षित ढांचे को बनाए रखने के लिए करता है। वो सुनिश्चित करता है कि क्लास में कोई भी बच्चा दूसरे की गलती पर हंसे नहीं। असली अनुशासन डर से नहीं, बल्कि जुड़ाव से आता है। मतलब वो इन जज से हटकर एक कोच की भूमिका में आ जाता है जो मैदान के बाहर से निर्देश देता है, लेकिन खेलने की आजादी खिलाड़ी को ही देता है। एकदम सही। ये पूरी चर्चा वाकई हमारी आंखें खोलने वाली रही। तो अगर हम इसे समेटें, आकलन डर के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। हाँ, और रूपात्मक आकलन प्रक्रिया के दौरान सुधार करता है। वो जीपीएस है जो हमें सही रास्ते पर लाता है। जबकि योगात्मक मूल्यांकन केवल अंत में आने वाला पैमाना है। और इन सब को सफल बनाता है एक बेहतरीन शिक्षक जो सुविधादाता बनकर सीखने को आसान और भयमुक्त बनाता है। बिल्कुल। और हमारे सुनने वालों के लिए समझना जरूरी है कि ये जानकारी केवल शिक्षकों के लिए नहीं है। सही कहा। चाहे आप ऑफिस में नया सॉफ्टवेयर चलाना सीख रहे हो या कोई नई स्किल, प्रक्रिया के दौरान फीडबैक और अंतिम परिणाम के अंतर को समझना हर किसी के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। एकदम सही। मानव मस्तिष्क फीडबैक से पनपता है, जजमेंट से नहीं। तो आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। जब साल के अंत में कोई छात्र किसी योगात्मक मूल्यांकन यानी फाइनल परीक्षण में बुरी तरह फेल हो जाता है, तो क्या ये सिर्फ उस छात्र की विफलता है? ये एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। या फिर ये उन तमाम रूपात्मक आकलनों और उस सुविधादाता की भी भारी विफलता है जो समय रहते उस कम नमक को पहचानने और सुधारने से चूक गए? वाकई, जब तक हम परिणाम को ही एकमात्र सत्य मानेंगे, तब तक सुधार की गुंजाइश हमेशा कम ही रहेगी। इस पर बहुत गहराई से विचार होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।